पूरे मामले में सबसे बड़ी बात है कि ये जो उसके सुसाइड से पहले हुँ, 16 दिसंबर को जो है हुँ, और एक मामला इसका जो है मेंटेनेंस का हुँ, और एक मामले पे सुनवाई होनी थी। हुँ, और ये भी जो उससे जानकारी दी कि 9 एफआईआर उसके ऊपर हुए थे। हुँ, यानी अगर आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, 498 किया है, सीआरपीसी 125 किया है और डाइवोर्स का केस चल रहा है, उसके अलावा जो है 9 केस मतलब वो लड़ रहा था, वो अकेला जो है। हुँ। तो उसे आप कैसे देखते हैं कि आखिर में इतने केस कैसे हो गए उसके ऊपर? देखिए, इसके लिए ये सुसाइड का टाइमिंग का भी अपने को थोड़ा सोचना चाहिए, टाइमिंग क्या है इसका? जो आदमी डेढ़ 2 साल से इतना लड़ रहा है, ऐसा अचानक क्या हुआ कि वो इतना हताश हो गया? इसके बारे में कोई आज तक नहीं सोच रहा है कि ये टाइमिंग ऑफ द सुसाइड, हम कहते हैं ना टिपिंग पॉइंट, कि क्या ऐसा टिपिंग पॉइंट आया कि इसने सोचा कि भाई अभी ना मैं सुसाइड ही करता हूँ। अगर हम ये आपका मेंटेनेंस का सवाल था ना। मेंटेनेंस उसने ये देखा कि भाई ये 40,000 तो लग गया, उस पे 80,000 अब ये मांग रही है, फिर ये पैसे इसको मिलेंगे और यही मेरे को फिर से और कोई केस मेरे पे कर देगी। फैक्ट ये है। हाँ, हाँ, वो उससे उसमें कहा है बाकायदे कि मैं पैसे भी दे रहा हूँ और उल्टा जो है उसी पैसे से जो है ये वकील को फीस दे रही है और ये खुद कमा रही है और उल्टा मुझ पे केस कर रही है, मुझ पे हरासमेंट कर रही है, सारे झूठे-झूठे केस कर रही है। उसको लेकर वो और भी परेशान हो गया और भी उसका हरासमेंट हुआ, उसका बोलना है। तो उसने ये टिपिंग पॉइंट क्या था उसका, ये सोचने वाली बात है। इसका कोई मनोरोग तज्ञ होगा ना, उसने इसका विश्लेषण करना चाहिए, इसके वीडियो का, इसके पूरे संभाषण का। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, कहीं भी वो डर नहीं रहा है पूरे वीडियो में, कहीं भी झिझक नहीं है बोलने में, बहुत सहज रूप से बोल रहा है। उसके अंदर मौत का डर निकल गया है, मौत का डर है ही नहीं उसको। उसको पता है कि भाई मेरे को ये करना है। तो ऐसी क्या परिस्थिति हुई जो इसने ये पूरा प्लानिंग किया? मेटिकुलस प्लानिंग कहेंगे इसको। 24 पन्ने का सुसाइड नोट, हर चीज़ एक दिन में क्या-क्या करना है, वो वीडियो आप ध्यान से देखना, उसमें एक मैसेज आता है कि ड्रिंक वाटर अलर्ट, पानी पियो भाई तुम अभी, काफ़ी समय से तुमने, यानी एक ऐसा टेक्निकल आदमी जो पानी पीने तक का अलार्म सेट करके रखता है और फिर उस सुसाइड वीडियो के बीच में वो रुक के पानी बाकायदा पीता भी है। फिर वो वीडियो कंटिन्यू करता है, एंड ऑफ द वीडियो में देखना है। उसमें वो एक नॉमिनी की बात करता है और उसमें वो ये भी बात करता है कि 18 के बाद उसने अपने बच्चे के लिए एक पैकेट बनाया है और उसने अपने भाई को बोला कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसकी देखभाल करेगा और 18 के बाद वो जो उसका भाई है, उस पैकेट को खोलेगा। उसके 4 साल का जो उसका बच्चा बच्चा भी है, 18 के बाद वो पैकेट खोलेगा और उसके अलावा उसने जो सारे नॉमिनी वगैरह, सारे जो लेटर वगैरह, उसपे साइन वाइन करके मतलब वो पूरा पूरा प्लानिंग, पूरी प्लानिंग थी उसके पास। उसको पता था कि भाई अगर आज ये पैसा, ये निवेश कर दिया उसने, समझो मर के निवेश कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया कि भाई ये पैसा मैं अगर मेरी बीवी को दूं तो ये वेस्ट जाएगा पैसा। उससे अच्छा अभी मैं मर जाऊं तो सारे केसेस खत्म हो जाएंगे मेरे ऊपर। और एक्सटॉर्शन, ये एटीएम क्लोज्ड बोला है ना उसने, आज से ये एटीएम बंद है। तो उसने वो एटीएम को ताला लगा दिया और बोला कि भाई अभी इसके आगे 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको, जो मिलेगा मेरा बेटा है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ बेटे को, उसको मिलेगा। और बेटे के लिए उसने एक प्रावधान करके रख दिया। अब विषय ये है कि भाई ये परिस्थिति अगर पहले ही हो जाती, पहले ही दिन अगर ये डिस्प्यूट आता कोर्ट में, जो जज है वहाँ के माननीय, सम्माननीय, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो उन्होंने अगर पहले बोल दिया होता भाई देखो तुम्हारा बेटा है एक, उसके लिए क्या निवेश कर सकते हो, चलो इतना निवेश तुमने कर दिया। ये पत्नी है, क्या काम करती है, चलो हो गया तुम्हारा, तुम काम करो, तुमको डिवोर्स चाहिए ना हस्बैंड से, जाओ तुम, डिवोर्स मिला। 498 का मतलब ही ऐसा होना चाहिए कि डिवोर्स चाहिए। आज अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं, 498 का केस कर देती हैं, फिर कोर्ट में बोलते हैं मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। एक तरफ तुम्हारा हस्बैंड और उसका परिवार दुनिया का सबसे खराब परिवार है, और दूसरी तरफ तुमको उसको डिवोर्स नहीं देना है, क्यों, मेरे को इससे पैसा चाहिए। तो दोगलापन भी बहुत चल रहा है। तो ये यही उसका कारण है, टिपिंग पॉइंट। अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो वो प्रतिदिन जो है 18 मौत हो रही है और जो आंकड़े हैं, ये जो डाइवोर्स का जो डीवी जो केस बनाया गया था, 498 वगैरह जो बनाया गया था, औरतों के लिए बनाया गया था, उनकी सेफ्टी के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर हम ग्राफ देखें, प्रतिशत देखें, तो एक साल के अंदर जो औरतों का जो मरने का जो ग्राफ है, नो डाउट औरतों पर भी होता है, ऐसा नहीं है कि सारी औरतें ऐसी होती है, लेकिन उसका जो आंकड़ा है 8,400 एक साल का है। लेकिन जो पुरुष है उसका जो आंकड़ा है लगभग
1,20,000 साल का है। और जो प्रतिदिन जो है जो अरेस्ट है, मतलब 1,000 लोग रोजाना अरेस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो कानून बना है, उससे जो पुरुष है उनका हरसमेंट ज्यादा हो रहा है। एनसीआरबी को ये आंकड़े मिलते कहाँ से? एनसीआरबी को आंकड़े कहीं से तो मिलते होंगे ना, स्टैटिस्टिक्स। और आपको इसमें मैं रोकना चाहूंगा कि जब जज के सामने उसने जब बातचीत हो रही थी जज के सामने, उसने कहा भी कि मैम एनसीआरबी की रिपोर्ट है और इतने मतलब ये इसके इतने इतने मौत के आंकड़े हस्बैंड के। तो उसकी सास ने कहा कि तुम मर जाओ, मतलब। और जज हंसने लगी, उसको बोले जाओ बात करते हैं। उसकी सास ने कहा कि तुम मर क्यों नहीं आते, और अगर तुम मर गए तो जो 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 तुम्हारे पिताजी हैं, मैं उनसे वसूल करूंगी। तो असंवेदनशील जिसको बोलते हैं ना, इनसेंसिटिविटी है वो, ठीक है, उसमें न्याय जांच होगी। मेरा कहना था कि एनसीआरबी को ये आंकड़े कहाँ से मिलते हैं? ये आंकड़े आते हैं सिर्फ रिपोर्टेड केसेस के आंकड़े, जो रिपोर्ट हुए हैं केसेस पुलिस स्टेशन में वगैरह। और उन रिपोर्टेड केसेस पे चलो हम ये कह सकते कि हाँ, पुरुषों के आंकड़े ज़्यादा हैं महिलाओं के कंपेयर में। लेकिन आप ये समझो कि अगर कोई पुरुष घर से निकला है और घर में बहुत उसको कलेश है बीवी से, कोर्ट में मामला नहीं गया है चलो अभी भी, या बीवी केस फाइल कर रही है, और वो सपोज, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक बस ड्राइवर है, उसकी बीवी उसको परेशान कर रही है, वो परेशान की परिस्थिति में गाड़ी चला रहा है और उसने एक्सीडेंट कर दिया बस का, उसके साथ और 50 लोग मर गए। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इसको हम सुसाइड कहें? क्या इसको हम मर्डर कहें? क्या इसको हम एक्सीडेंट कहें? मानसिक तकलीफ से जो मरे, अब एनसीआरबी ऐसे कौन से रिकॉर्ड निकालेगी? ऐसे तो हजारों पुरुषों का एक्सीडेंट हो रहा है। जो एक्सीडेंटल डेथ हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, जो पुरुष माइंड से बेचारे परेशान है, वो क्या करते हैं? उनको दो ही ऑप्शन है, एक तो बियर बार में जाके बैठेंगे, या तो कहीं वो परेशान परिस्थिति में जाके एक्सीडेंट हो जाता है उनका। उनको कौन पूछने जाएगा माइक लेके कि भाई तुम क्यों एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा? वो तो मर गया। ये तो क्या बाकायदा इसने वीडियो बनाया, सुसाइड किया, हर चीज उसने प्लानिंग से पूरा परफेक्टली रखा कि भाई ये कारण है। अब जो आदमी ऐसे अचानक मर जाता है, हार्ट अटैक से भी मरते बहुत लोग, पत्नियां जिम्मेदार होती हैं, टेंशन, मेंटल टेंशन इतना दे दिया उसको, उसके सास ने, पत्नी ने, घर वालों ने, पैसे लूट लूट के, कि वो मर जाता है आदमी सोच सोच के। और उसने एक शब्द ये भी उसमें यूज किया था उसने कि मेरी वजह से मैं कमा रहा हूँ, मैं मेंटेनेंस दे रहा हूँ, उस पर मेरी पत्नी जो है मुझे परेशान कर रही है, पूरे परिवार को परेशान कर रही है। अगर मैं मर जाऊंगा तो शायद उससे जो मेरे माँ बाप और जो मेरे भाई हैं, उनका भी नाम उसमें केस में घसीटा गया 498 वगैरह में और डीवी में। तो कहीं ना कहीं वो इस झंझट से बच जाएंगे, मतलब उसने ये भी मेंशन किया उसमें। नहीं, मेंशन तो उसने ये भी किया है कि भाई मेरे परिवार के लोग मेरे बीवी से बात ही नहीं करें, मेरे अंतिम संस्कार में भी उनका कोई सहभाग नहीं रहेगा, और अगर बात करना ही है तो बहुत संभल के करें मेरे घर के लोग इनसे, क्योंकि कभी भी कोई भी आरोप डाल देंगे। पॉक्सो एक्ट आपको पता होगा, पॉक्सो एक्ट, इसका इतना भयानक दुरुपयोग हो रहा है कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है। पॉक्सो एक्ट के अंडर आप आपके नेबर के घर में आज नहीं जा सकते। ये आया था हमारे घर पे, इससे मेरा नहीं जम रहा है नेबर से, चलो मेरे डॉटर से इसने ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया है, पॉक्सो एक्ट लगाया। आपने हाथ भी लगाया, ऐसा भी लिखा ना कि इसने मेरे बच्चे को हाथ लगाया, बस है। तो ये सारे चीजें जो है आपने कानून कायदे बना दिए, उससे जूझने की प्रक्रिया नहीं बनाई। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार ने जैसे आपने बताया पॉस्को एक्ट है, 498 है, डीवी है, सीआरपीसी 125 है, और एक जब निर्भया कांड हुआ तो उसके बाद से औरतों के लिए कई सारे कानून बनाए गए। और जो पुरुष है वो कब से डिमांड कर रहा है पुरुष आयोग की। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि दिल्ली सहित पूरे भारत में शहरों में जो है पुरुष आयोग के लिए जो पीड़ित पुरुष हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने पुरुष आयोग के लिए रखते हैं, मतलब। सही बात है। अभी इसके ऊपर बहुत जबरदस्त धरना प्रदर्शन पूरे भारत में चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अभी ये मामला इंटरनेशनल हो जाएगा, क्योंकि जो परिस्थिति भारत में, ये वेस्ट की देन है ना, ये देन किसकी है? पाश्चात्य जो विचार है उनकी देन है। भारत में आप देखो 50 साल पहले ऐसा कोई मामला भी था क्या? 50 साल में इतनी हमारी
समाज की हालत खराब हो गई इन कानून कायदों की वजह से। तो इसके ऊपर बहुत गहन विचार चर्चा नहीं, लेकिन करनी चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत है जब निर्भया कांड हुआ तो उसके बाद बहुत सारे कानून बने औरतों के लिए। हम्म। लेकिन उसके बाद भी जो है औरतों पे जो मामले हैं आप देख रहे हैं लव जिहाद जैसे मतलब और भी कई मामले कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। वो तो नहीं रुके। और जैसे इन्होंने सारे कानून तो बना दिए, पॉस्को बना दिया, सब बना दिया, लेकिन उसके मिसयूज हो रहे हैं। कुछ भी रुके नहीं, जो भी मामले रुके नहीं हैं। तो सरकार मतलब क्या इस कानून के ज़रिए जो है ये जो कानून है, ये जो मामले हो रहे हैं उसको रोक पाएगी, क्योंकि इससे पहले 302 के कानून बने हैं, कई सारे कानून बने हैं। इस कानून बनने के बावजूद भी जो है मामले रुक नहीं रहे हैं। तो क्या ये कानून एक रास्ता है? क्या इसके अलावा और भी कुछ रास्ते होने चाहिए लोगों को जागरूक करने के? देखो, जागरूक लोग हो गए, प्रदर्शन कर रहे हैं ना, जागरूक हो गए। अब आर्टिकल 15(3), 15(3) में ये प्रोविजन है कि भाई बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए हम स्पेशल कानून बनाए। अब उस आर्टिकल 15(3) का वापर करके बहुत सारे सरकार ने कानून बनाए औरतों के लिए। तो औरतों के लिए आपने कानून बनाए तो उनको उनके ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज भी बता दीजिए कि भाई ये कानून का तुम फायदा ले सकती हो, बशर्ते तुम अच्छी पत्नी हो। तुम ये प्रूव कर दो कि तुम अच्छी पत्नी हो, तुमने सब काम घर का परफेक्ट किया, हस्बैंड को खुश रखा, उसके परिवार को खुश रखा, फिर भी वो आपसे प्रताड़ना करते हैं, तो ये कायदा तुम्हारे काम का है। अब ये कैसे क्या असरटेन होगा, उसका एक ही इलाज है, पॉलीग्राफ टेस्ट। मेरे हिसाब से कोई भी कंप्लेंट कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में लॉज होने के पहले द लेडी कमिंग टू दैट पुलिस स्टेशन मस्ट अंडरगो अ पॉलीग्राफ टेस्ट। और वो पॉलीग्राफ टेस्ट में यदि वो फेल होती है, उसके रिलेटिव्स अगर जा रहे हैं कंप्लेंट करने, अगर वो फेल होते हैं, तो भाई समझ लेना चाहिए कि ये 100% फेक केस है और उनको वहीं से टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। अ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने समानता की बात की थी। हाँ। जब चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, देश यस। देश में कोई भी असमानता और समानता मतलब उसमें समानता की बात की थी। बिल्कुल। लेकिन सेक्शन 40 की जैसे अब लोग बात कर रहे हैं और एक सेक्शन की बात हो रही है, सेक्शन 15/3, हम्म। उसके बारे में आपको क्या बोलना है? हाँ, वही मैंने बताया ना, 15/3 एक प्रावधान देता है कि भाई हम औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल कानून बनाए। लेकिन आर्टिकल 14 जो है, राइट टू इक्वालिटी, ये भी कहता है कि हमको तो रिगार्डलेस टू जेंडर, पुरुष हो या महिला हो, सबको समान हक है ना। तो समान हक के चलते आपने औरतों के लिए कानून बना दिए, तो मर्दों के लिए क्यों कानून नहीं बने भाई? एक भी नहीं बना। और कानून बनाने के बाद इतने औरतों के, क्या कभी गवर्नमेंट ने इसकी समीक्षा की कि भाई इन कानूनों की वजह से कोई औरत सच में खुश है अपने फैमिली लाइफ में? कोई भी कानून बनता है उसका पर्पस यही है कि भाई खुश होना चाहिए व्यक्ति। अगर वो परिवार विघटित नहीं, संगठित नहीं है और विघटित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है फैमिली, तो क्या वो औरत सच में खुश है कि भाई मेरा परिवार बिखर गया, इसके मेरा पीछे पति मेरे से दूर? इसके पीछे एक दिक्कत ये भी अभी जो मामला हुआ है, अब लोग सब देख रहे हैं, जो युवा हैं वो भी देख रहे हैं, टीवी डिबेट देख रहे हैं कि मतलब क्या-क्या कानून बनाए गए हैं जो दिक्कत पैदा करेंगे। और उसके अलावा जो है अब जो पुरुष है एनसीआरबी की रिपोर्ट के जो आंकड़े देखेंगे, सब देखेंगे, तो क्या फ्यूचर में वो शादी करने की सोचेंगे? शादी करेंगे वो? एक बड़ा सवाल है, जो जनरेशन जेड कह रहे हैं, अभी का जो जनरेशन जो अभी शादी के लायक हो गए हैं, चाहे 25-30 साल के जो बच्चे हैं, तो उनके मन में दुविधा हो गई है केस के वजह से, भाई शादी करके फायदा है क्या? अभी एक जो मामले ये भी सामने आ रहे हैं लिविंग रिलेशन के, हाँ, शादी मत करो। लिव इन रिलेशन में रहते हैं और शादी के लिए टालते रहते हैं। फिर वो 30, 35, 40 साल के हो जाते हैं, फिर उनके माँ बाप बोलते हैं यार अभी तो आप लिव इन में रहे, आपको बच्चा भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हमारा परिवार ख़त्म हो गया। तो ये सामाजिक भेंट हमको इन कानूनों से मिली है। ये जो कानून बने हैं, ये फैमिली यूनिटी को डिस्टर्ब करने वाले कानून है। और अभी का जो जनरेशन है वो बोल रहा है हमको शादी नहीं करना है। ये करके क्या फ़ायदा? ये हमको ऐसे ही सब चीज़ें झेलने पड़ रही हैं, तो हम शादी क्यों करें? मेरा उनको एक ही कहना है कि आप मायूस मत होइए। अगर आपकी होने वाली पत्नी या आपका होने वाला पति धार्मिक है, स्पिरिचुअल है, संस्कारी है और मानता है कि भाई हम ये कानून हमारे लिए भले बने, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, इन कानून के बछड़े में हम नहीं पड़ेंगे, हमने तो देखा आप कि शादी कर सकते हैं।
एक प्री न्यूट्रल एग्रीमेंट भी होता है कि वे प्री न्यूट्रल यानी शादी के पहले। अभी न्यूट्रल वगैरह ये सब भी क्रिश्चियन बाइबल से के निकले हुए शब्द हैं, लेकिन एक भारतीय विवाह जो होता है उसका कोर बिलीफ ही यही है कि 7 जन्मों का साथ, पत्नी कैसी भी हो पति कैसा भी हो, इससे मेरा विवाह हुआ है। विवाह का मतलब वाह, विवाह, मैं वाहन वाह कर रहा हूँ, मैं उठा के ले जाऊंगा तुम्हारी लड़की को, उसके साथ दूंगा उसका, आपने मेरे गोत्र में आपकी कन्या का दान किया है, तो मैं आपको वचन देता हूँ। लड़का उस लड़की के पिता को वचन देता है शादी में कि आपकी ये जो कन्या है इसका मैं वाहक बनूंगा, और हम दोनों मिलके मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जो हमको धार्मिक कार्य करने हैं हम वो सारे करेंगे, परिवार बनाएंगे, हम हमारे खुद के परिवार भी मैं आगे ले जाऊंगा, वंश वृद्धि होगी। आज ये सारी चीज़ें जो जनरेशन जेड के बच्चे हैं अगर वो समझ जाए और उनको पता है कि भाई ये सब कानून वगैरह हमको तकलीफदायक है, तो आराम से शादी करके अपना मैरिड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए रोज मामले आ रहे हैं, एनसीआरबी की हम रिपोर्ट देखें तो रोज मामले आ रहे हैं और साल में लगभग 1.25 लाख 1,20,000 लोग डेथ हो रहे हैं, लेकिन उस मामले पर कभी किसी ने बात नहीं किया, न कोई डिस्कस हुई। और इस मामले में इसने जो है 80 मिनट का वीडियो बनाया और 24 पन्ने का इसने जो है अपना सुसाइड नोट लिखा और बाकायदे इसने सबको पोस्ट किया, सारे अथॉरिटीज़ को पोस्ट किया, सबको पोस्ट किया, मीडिया को पोस्ट किया। तब ये मामला सुर्खियों में आया, तब जाके पता चला कि इसे क्या दिक्कत थी। अगर ये वीडियो न बनाता और ये सुसाइड नोट न लिखता, तब क्या होता? क्या तब इसे न्याय मिलता? तब ये बातें होती? ये अगर ऑर्डिनरी सुसाइड होता तो मुझे नहीं लगता ये सुर्खियों में भी आता। अभी इसके बाद ही बेंगलोर के कोई हवलदार हैं, वहाँ के कांस्टेबल हैं, उन्होंने भी सुसाइड किया है, बेंगलोर के ही। और रोज़ अभी आप जैसे बोल रहे हैं ना, अभी इन चीज़ों को मीडिया रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। हो तो रहे थे, ये अतुल के पहले भी हो रहे थे केसेस, लेकिन अतुल ने ये जो जस्टिस इज ड्यू एक मुहिम छेड़ दी है कि मुझे भी न्याय मिले और मेरे जैसे सभी को न्याय मिले। तो इसके वजह से आज हर एक सुसाइड को अभी रिपोर्ट हो जाएगा। आप देखना, अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चला, जैसे सुशांत सिंह का जो सो कॉल्ड सुसाइड है उसके ऊपर आज भी चर्चा चल रही है कि भाई सुसाइड था या मर्डर था। उसको, सुशांत को तो अभी चलो खैर न्याय नहीं मिला, इसके पत्नी को और उसके परिवार को अरेस्ट किया गया है। बच्चा कहाँ है इसके ऊपर बहुत जांच हो रही है। उसने ये भी कहा है वीडियो में, मेरे बच्चे को मेरे माता पिता को दे दो, और उसके पिता ने मांग भी की है कि उसका बच्चा कहाँ है, उसे उसकी कस्टडी दी जाए। हाँ उसने ये बिल्कुल मांग की है। बिल्कुल। तो अभी ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या एक ऐसी माँ जो ये लेवल का प्लानिंग करके हस्बैंड को परेशान कर सकती है, एक अच्छी रोल मॉडल हो सकती है क्या बच्चे के लिए? तो इन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ऐसा बच्चे को तो नेचुरल बात है, वो जिस ब्लड लाइन का फैमिली का है, जिसका सरनेम वो वापर रहा है, अतुल सुभाष उनका सरनेम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो उनका अगर फैमिली का वो लास्ट अभी होप है, चश्मे चिराग है, तो उनको दे देना चाहिए फैमिली को कि भाई अब ये रखो। ये माँ तो गई जेल में, अब जेल में के बच्चे को पालेगी? वक्त और समाज को देखते हुए जैसे किसान आंदोलन हुआ तो मोदी सरकार ने कानून वापस लिए। आप देखेंगे 3 तलाक को लेकर एक मामला आया था जब राजीव गांधी जब थे प्रधानमंत्री थे, साहबानों का मामला आया था। तो उस समय उन्होंने जो है ये सब देखते हुए उन्होंने जो कानून को वापस लिया था वहाँ पे। तो क्या ये जो पूरा मामला चल रहा है, जो डिस्कस चल रही है और जो इसने जो बताया है अतुल ने, उसके बाद क्या सरकार की आँख खुलेगी? कि मुझे ये लग रहा है कि आवाज़ इंडिया का आपका ये जो चैनल है, इसने पहली बार, मुझे नहीं लगता और कोई चैनल ने इसका विषय भी उठाया है कि ये कानून बदलना चाहिए क्या। ये आप पहले ही हैं जिन्होंने इसके ऊपर चर्चा कराई। हिंदू मैरिज एक्ट, इसको 100% जल्द से जल्द इसको खारिज कर देना चाहिए इमीडिएटली। इससे भारत के जितने हिंदू हैं उनको एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी, उनके परिवार बच जाएंगे। ना तो पुरुष आयोग है, ना कोई हेल्पलाइन है। पुरुष आयोग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पुरुष अपने आप में सक्षम है। अभी पूरा देश किसके टैक्स पे चल रहा है? 90% टैक्स तो पुरुषों का है। मेन आर पेइंग टैक्सेस, उनके टैक्स से गवर्नमेंट चल रहा है। तो क्या उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है? कुछ भी नहीं, और न सोचेंगे।
मेरा विचार बहुत सिंपल और सटीक है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आप रद्द कर दीजिए। ये हिंदू मैरिज, ये मैरिज शब्द ही बैठता नहीं है हिंदुओं को। हम विवाह करते हैं, मैरिज कौन करते हैं? क्रिश्चियन करते हैं, वो चर्च में मैरिज होता है। चर्च, अच्छा आपको ये पता नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी डिवोर्स अलाउड नहीं है। क्रिश्चियनिटी धर्म में भी डिवोर्स अलाउड नहीं है, लेकिन उनके लिए भी इंडियन डिवोर्स एक्ट बना हुआ है। इंडियन डिवोर्स एक्ट बना के क्रिश्चियंस को भी ये प्रावधान दिया है डिवोर्स करने का। वो तो खैर उनकी संस्कृति है, डिवोर्स शब्द उनसे आया है। लेकिन आज सिंपल विषय है, हिंदू मैरिज को आप हिंदू विवाह एक्ट भी बना नहीं पाएंगे। हमारा धर्म ही कहता है कि हमको पत्नी धर्म निभाना है, हमको पति धर्म निभाना है, कि भाई पति हो गए पत्नी हो गए तो तुमको साथ रहना है, 7 जन्मों का साथ है। डीवी एक्ट में, सीआरपीसी 125 में और डोमेस्टिक वायलेंस इसमें 498 में औरतें जो है झूठे आरोप लगाती हैं और बाद में झूठी गवाहियां भी होती हैं। तो क्या झूठे आरोप और झूठी गवाहियां उसके लिए और कोई मतलब कानून नहीं ये है? कानून है ना, आईपीसी के जो पहले आईपीसी था उसका 199 और 200 सेक्शन, वो इसके लिए सजा देता था। लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी ने उसको इन्वोक भी किया है। 90% क्या होता है, 498 का मामला आता है, हस्बैंड डिवोर्स का केस डालता है, फिर दोनों का सुलह या जो भी है समझौता उनके वकील या कोर्ट करता है कि भाई इतना पैसा दो, तुम बात खत्म करो। वो हस्बैंड पैसा दे देता है और राम राम करके अपनी नई लाइफ में घुस जाता है। 99% केसेस में कोई पति ये विचार करता ही नहीं कि भाई इतना मैं 4-5 साल अभी पीस गया तो फिर से मैं कोर्ट जाऊं। वो न्याय मांगने से डर रहा है कि मैंने अगर मेरे पत्नी पे झूठा केस करने का अगर मैंने केस किया तो मैं कितना पीस जाऊंगा। पहले मैं मिक्सर ग्राइंडर में पीस गया हूँ। एक जैसे एक बात होती है, जैसे झूठी गवाही किया है, झूठा केस किया है, जब वो क्रॉस होता है, आर्गुमेंट के बाद जो प्रूव होता है, तो उसके बाद जैसे मैं सुनता हूँ अक्सर एक परजूरी करके होता है, परजूरी, और उसके अलावा जो डिफॉर्मेशन केस होता है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो प्रोविजन है वो क्लियर है, लेकिन आप देखो अगर कोई डिवोर्स केस, फॉर एग्जांपल, चलो 498 नहीं है, डिवोर्स केस है, पत्नी ने झूठे आरोप किए और ये सिद्ध हो गया कि इसने झूठे आरोप किए, है ना। आपने आज तक कभी सुना है क्या कि कोई ऐसे पत्नी जिसका डिवोर्स केस खारिज किया है, कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, क्या उसके ऊपर आज तक कोई परजुरी का एक्शन हुआ है कि भाई तुमने तुम्हारे हस्बैंड पे झूठे इल्ज़ाम डाले थे, अब ये प्रूव हो गया कि तुम झूठी हो, तो अभी हम आपको एक 1 साल जेल में रख रहे हैं क्योंकि आपने झूठी गवाही दी। आपने आज तक सुना है? कभी नहीं होता है। खाली क्या करते हैं, वो डिवोर्स केस डिसमिस हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। जिस दिन ये प्रोविजन हो गया कि झूठी केस पे तुमको 2 साल की सजा है या 10 साल की सजा है, आप देखो डिवोर्स केस डालना ही बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें जैसे 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 डिफॉर्मेशन वगैरह है, वो तो डाल सकते हैं ना उसपे। मैं आपको वही समझा रहा हूँ। अगर आप समझो एक युद्ध परिस्थिति में है, आपने बहुत ज़्यादा युद्ध झेला है आपके लाइफ में, और अचानक से आपको संधि हो गई, युद्ध विराम हो गया, फिर आप बोलेंगे अरे नहीं नहीं, उस युद्ध में उसने मेरे को चाटा मारा था, मैं अभी उसके लिए फिर से युद्ध करूं। तो जो एक कोर्ट में एक हस्बैंड गया है अतुल जैसा, वो ऑलरेडी पीस चुका है मिक्सर ग्राइंडर में। अब वो क्या डेफेमेशन डालेगा और क्या ये न्यायिक प्रक्रिया से क्या उसको न्याय की अपेक्षा होगी। आज तो ये बोल के गया कि ऐसे जजेस की वजह से मैं मर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को लड़ना हो आगे, लड़ सकता है, हिम्मत नहीं हारना है, तो ये लड़ सकता है, केस, डिफॉर्मेशन, ये सब बिल हथियार है उसके। है। आप मेरे को बोलो कि एक डेफेमेशन का केस डालें, उसको अगर समझो केस प्रूव हो गया कि ये झूठी केस थी, हाँ, फिर डेफेमेशन का केस डाले तो उसको कितना समय चलना चाहिए उस डेफेमेशन के केस को? मेरे हिसाब से 5 मिनट। जज ने देखना चाहिए कि हाँ ये डेफेमेशन का इन्होंने केस डाला है इनके ऊपर, ये केस में ये बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गई है, इनके ऊपर जो आरोप है झूठे थे, तो डेफेमेशन प्रूव हो गया, चलो इसको जेल में भेजो। ये वहीं के वहीं हो सकता है। लेकिन मामले आते हैं, अभी भी आते हैं, लेकिन कैसे डेफेमेशन का केस आपने डाला, उसमें भी तारीख पे तारीख गिरेगी, फिर वही हरेसमेंट, फिर 10 साल आप जाओ, फिर वकील को पैसा दो, फिर धक्के खाओ। तो 90% जो पुरुष हैं वो ये बोलते हैं भाई एक हम ये परिस्थिति से अभी बाहर आए, एक ऑपरेशन थिएटर है समझो ये।
आपका बहुत ज़बरदस्त हार्ट सर्जरी हो गया, डिवोर्स हो गया, अब उसमें से आप बाहर आए, फिर आप दूसरा सर्जरी के लिए बैठोगे क्या?